आई एम महिमा शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट चैप्टर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी करेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहले 1946 में इसकी खोज हुई और 1960 में इसको स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में सबसे पहले यूज किया गया। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नाभिक जो है एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट में ट्रांजिशन करता है, जिसके लिए वह रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है। इस स्पिन स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है, इसके कारण जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, उससे यौगिकों के स्ट्रक्चर की स्टडी करने में हमें सहायता मिलती है। जैसे सिग्नल, इसमें सिग्नल की जो इंटेंसिटी आती है उसमें और अवशोषण की जो आवृत्ति होती है उसके बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है। ये ग्राफ एनएमआर स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे इसकी सहायता से हम कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियस आदि का ही स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटॉन है, कार्बन 13 है, एफ फ्लोरीन 19 है, फॉस्फोरस 31 है। इस प्रकार के कुछ ही नाभिकों का इसके अंदर हम इसमें प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। जब अणुओं में उपस्थित प्रोटॉन का अध्ययन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से किया जाता है, तो प्रोटॉन की स्टडी, प्रोटॉन के एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोटॉन मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात पीएमआर भी कहलाती है। और इसमें ज़्यादातर यौगिकों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोटॉन्स की अधिकांशतः उपस्थिति पाई जाती है। अतः यह स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी यूज़फुल रहती है और इसके आधार पर पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स के टाइप्स अर्थात प्रकार और उनकी नेचर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियर स्पिन का काफ़ी महत्व होता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो न्यूक्लियर स्पिन का जो डिपेंडेंस है, वो मुख्यतः इनके नाभिक के मास नंबर और उनके एटॉमिक नंबर अर्थात द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ नाभिक जो हैं, जैसे कि प्रोटॉन या हाइड्रोजन नाभिक में यदि मास नंबर विषम और परमाणु क्रमांक विषम होते हैं, तो इसमें जो न्यूक्लियर स्पिन है ये इनके फ्रैक्शनल नंबर्स में जैसे हाफ इसका न्यूक्लियर स्पिन होता है। इसी प्रकार कार्बन 13 है, इसमें मास नंबर, इसमें एटॉमिक नंबर तो इसका सम है और मास नंबर है इसका विषम। ऐसी कंडीशन में भी इनका जो न्यूक्लियर स्पिन है वो फ्रैक्शनल नंबर जैसे कि हाफ होता है। तो इस प्रकार यदि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में से एक भी यदि विषम संख्या में हो, तो ये फ्रैक्शनल नंबर्स में दोनों में से एक तो हो विषम और दूसरा इनका योग जो है, इनकी संख्याओं का योग हो विषम हो, तो इनमें फ्रैक्शनल नंबर्स में इनका न्यूक्लियर स्पिन पाया जाता है। यदि मास नंबर भी सम हो और एटॉमिक नंबर भी सम हो, तो ऐसे जो न्यूक्लियस जैसे कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, इस प्रकार के जो नाभिक हैं उनका न्यूक्लियर स्पिन 0 होता है। जबकि नाइट्रोजन जिनका कि मास नंबर्स है सम और परमाणु क्रमांक विषम है, ऐसी कंडीशन में इनका जो न्यूक्लियर स्पिन है वो 1 आदि होता है। वे नाभिक जिनके अंदर न्यूक्लियर स्पिन का मान फ्रैक्शनल नंबर्स में होता है, तो ये स्पिन एक्टिव नाभिक कहलाते हैं। और इनका जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रम है, इनका इसमें स्पेक्ट्रम शार्प, इनका जो पीक होती है ये शार्प आती है। फ्रैक्शनल नंबर वाले जो स्पिन एक्टिव नाभिक हैं, इनका पीक शार्प आने से इनकी बारे में, इन नाभिकों के बारे में इनकी उपस्थिति का आसानी से पता लगाया जा सकता है। जबकि जिन नाभिकों का स्पिन आई का मान 0 होता है, वो स्पिन इनएक्टिव कहलाते हैं, अर्थात इनके एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है
उनका पता नहीं लगाया जा सकता, इनकी उपस्थिति का पता NMR स्पेक्ट्रम से नहीं लगाया जा सकता। वे नाभिक जिनके की एक न्यूक्लियस के न्यूक्लियर स्पिन का मान पूर्णांक होता है, वे भी स्पिन एक्टिव होते हैं, किंतु उनकी पीक चौड़ी आती है। इनके NMR सिग्नल्स की पीक चौड़ी आने के कारण इससे अधिक उपयोगी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती। नाभिक जो धनावेशित होते हैं तो ये अपने अक्ष पर उसी प्रकार से स्पिन करते हैं जैसे कि एक मैग्नेटिक उसी प्रकार स्पिन करते हैं जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष, और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष भी ये स्पिन करते हैं। सामान्यतः जो ये नाभिक हैं इनमें धनावेश होने के कारण ये अपने अक्ष पर स्पिन उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करते हैं, और इस प्रकार स्पिन करने के कारण ये आवेशित नाभिक स्पिन करने के कारण ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, अर्थात मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करते हैं, और ये एक लघु चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। स्पिनिंग प्रोटॉन जो है यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपतित करने पर ये इनकी जो अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अपने आप को या तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अथवा उसके विपरीत दिशा में अपने आप को अलाइंड कर लेते हैं, अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका जो स्पिन का ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेड नहीं होता, जबकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इस प्रकार से जो नाभिक हैं वो या तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही अलाइंड हो जाते हैं अथवा उसके विपरीत दिशा में अलाइंड हो जाते हैं। तो जो नाभिक अपने आप को इसके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने आप को एडजस्ट करते हैं उनकी स्पिन स्टेट अल्फा और लो एनर्जी स्टेट होती है, जबकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपने आप को यदि एडजस्ट करें तो उनकी जो स्पिनिंग उनकी जो एनर्जी है वो हायर एनर्जी स्टेट कहलाती है। इस प्रकार ये दो अलग अलग ऊर्जा क्षेत्रों में उत्पन्न हो जाते हैं और इस प्रकार से दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। जब इस प्रकार से दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों का निर्माण हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट में ट्रांजिशन कर सकते हैं। जो ऊर्जा स्तरों की संख्या है कि कितने ऊर्जा स्तरों में उत्पन्न होंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपतित करने पर कितने ऊर्जा स्तर उत्पन्न होंगे, ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर स्पिन पर, न्यूक्लियर स्पिन I पर। इसका फॉर्मूला इस प्रकार है, संभव अभिविन्यासों की जो संख्या है वो 2I+1 अर्थात जिसमें I न्यूक्लियर स्पिन है, और यदि प्रोटॉन में न्यूक्लियर स्पिन की मान हाफ होता है तो इसके लिए इसमें जो संभव अभिविन्यास है प्रोटॉन के लिए वो इस प्रकार कैलकुलेट किए जा सकते हैं 2 × ½ + 1 अर्थात 2। तो कैलकुलेशन से इस प्रकार प्राप्त होता है कि ये जो प्रोटॉन का नाभिक है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में 2 अभिविन्यास ग्रहण कर सकता है, और निम्न जो अलाइंड स्टेट होती है अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र वाली दिशा वो निम्न ऊर्जा अवस्था और स्थायी अवस्था होती है, जबकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के जो विपरीत जो एलाइनेशन होता है वो अस्थायी और उच्च ऊर्जा वाली अवस्था होती है। और इस प्रकार से ये अल्फा और जो बीटा जीमान स्तर कहलाते हैं। ये घूर्णन के आधार पर है, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में समान दिशा का ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, जबकि इसमें यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में है तो ये बीटा जीमान स्तर कहलाता है। और इस प्रकार जो ये एनर्जी गैप उत्पन्न हुआ तो निम्न ऊर्जा स्तर से जो नाभिक है ऊर्जा ग्रहण करके और उच्च ऊर्जा स्तर में नाभिक का ट्रांजिशन हो सकता है। तो नाभिक की बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से जो 2 अभिविन्यास उत्पन्न हुए ये उनकी सिचुएशन है। थैंक यू वेरी मच।